मेरे खिलाफ मेरी अपनी पार्टी ने साजिश की और 2018 में मुझे यहां से सूबाई असेंबली का मेंबर हरवाया। किसने? पीटीआई ने। बरमला कह रहा हूं और खान को भी कहा है, आज पंजाब की ये कैफियत ना होती अगर शाह महमूद यहां से एमपीए होता। मुझे लोगों ने कहा मत लड़ाओ जैन को, वाइस चेयरमैन का बेटा हार गया, बड़ी बेइज्जती होगी। मैंने कहा नहीं, कुछ जंगें होती हैं जो लड़ी जाती हैं सिर्फ जीत के लिए नहीं। जब 72 का काफिला लेकर गया था, जीतने के लिए नहीं गया था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। चेयरमैन पीटीआई मुबैना तौर पर बैरूनी साजिश और उनकी जमात के वाइस चेयरमैन अंदरूनी साजिश का शिकार हुए हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने ही 2018 में मुझे मुल्तान की सूबाई नशस्त से हरवाया। वो कह रहे हैं कि अगर वो एमपीए होते तो पंजाब की ये हालत ना होती। तो गोया उन्होंने अपने ही कप्तान के वसीम अकरम प्लस की गेंद बाउंड्री से बाहर उठा के फेंक दी है। क्या शाह महमूद कुरैशी ने मान लिया है कि पंजाब का हाल बहुत बुरा है और उसके जिम्मेदार जाहिर है उस्मान बुज़दार है? शाह महमूद कुरैशी साहब, इनके इल्ज़ामात जो कुछ वो लगा रहे हैं, इस पर बात करने के लिए सेनेटर अफरानुल्लाह साहब मुझे मुस्लिम लीग नून से ज्वाइन करेंगे। इसके साथ साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब मुझे ज्वाइन करेंगे। लेकिन ये वो बातें हैं जो अरसे दराज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मामलात को लेकर हो रही थी। शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से भी इस तरह की बातें होती रही हैं, लेकिन कभी शाह साहब ने उसकी तरदीद या तस्दीक नहीं की। लेकिन ये पहली बार है कि शाह साहब खुद आए हैं मंजर आम पर और उन्होंने ये जो अंदरूनी इख्तिलाफात है या उनके साथ जो अंदरूनी साजिश हो गई है उसका बरमला इजहार उन्होंने कर दिया है। अगर मुझे मेहमान ज्वाइन कर चुके हैं हारिस नवाज साहब, तो उनसे बात का आगाज़ करते हैं। हारिस नवाज साहब, अस्सलाम वालेकुम। हारिस नवाज साहब से रब्ता करती हूँ और उनसे ये मालूम करने की कोशिश करती हूँ कि अब इन सारे मामलात पर और इन सारे मामले को वो किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में ये बातें तो गुज़िश्ता 3-4 महीनों से हो रही हैं। जो मुखालिफ जमातें हैं वो ये इल्ज़ामात आयद कर रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो अभी इस वक्त लोग मौजूद हैं वो भी बहुत जल्द आप देखेंगे कि वो भी तितर बितर हो रहे होंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब एक बड़ा ओहदा रखते हैं, वाइस चेयरमैन हैं, उनकी जानिब से ये इल्ज़ामात लगाना। हारिस साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, शाह महमूद कुरैशी के अपनी ही पार्टी पर इल्ज़ामात को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या खान साहब चाहते तो दोबारा उन्हें एमपीए की सीट से इलेक्शन नहीं लड़वा सकते थे? बिल्कुल, देखें, मैं सबसे बड़ी बात यह है कि बजाय इसके कि आप दूसरों पर इल्ज़ाम लगाएं, कभी आप वो एस्टैब्लिशमेंट की बात करें, कभी न्यूट्रल की बात करें, कभी अंपायर की बात करें, आप सियासी लड़ाई सियासी तरीके से करनी चाहिए। एक तो ये बात है। सेकंड, अगर वो वाकई ये चाहते हैं कि एक अपना अच्छे, तो उनको एमपी का बिल्कुल इलेक्शन लड़ा सकते हैं। कौन रोकता है? इलेक्शन लड़ें, उसके बाद एमएनए की सीट से रिजाइन करेंगे और आके एमपी का इलेक्शन जीते हैं मुल्तान से, एंड बिकम द कैंडिडेट फॉर पंजाब सीएम के लिए, जो उनकी शुरू से कोशिश रही है। बात यह कि हमें इस वक्त इमरान खान को अपनी पार्टी पर ट्रस्ट करना चाहिए, अपने जितने फॉलोअर्स हैं उनके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। आप कोई भी किसी का जिक्र नहीं करें, आप ये बात करें कि आपने इलेक्शन कैसे लड़ना है, कैंपेन कैसे चलानी है। और उसके बाद सबसे अहम बात यह है कि आपने इस वक्त पीएमएलएन ने आपको इतना अच्छा मौका दिया हुआ कि रोज़ाना महंगाई हो रही है, ये इतना बड़ा नैरेटिव है, आप इसको लेके चलें। कैसे करना है ये आपने कैसे हारिस साहब, एक तरफ मुल्क की मईशत हुकूमत से नहीं चल रही है तो खान साहब से भी तो कैंपेन नहीं चल रही है ना। हारिस साहब, अब मुझे बताइए, इतने ये जो अंदरूनी इख्तिलाफात सामने आए हैं या जिस किस्म की शाह महमूद कुरैशी साहब बात कर रहे हैं, और हो सकता है कि इनको देखकर फिर बाकी जमात के लोग भी निकलें और वो भी कोई बात करें, तो आपको लगता है ऐसी सारी सिचुएशन में एक कैंपेन को लेकर चलना और इलेक्शन कैंपेन को लेकर चलना इमरान खान साहब के लिए, पीटीआई के लिए इतना आसान होगा? देखिए, ये जिस तरह की बातें हो रही हैं इससे और डिफ़िकल्ट होगा। इनको चाहिए कि कोर कमेटी की मीटिंग बुलवाएं, अपना और अपने जितने कोर कमेटी के लोग हैं आपस में एक ग्रिड पे होने चाहिए। दे शुड बी फोकस कि उन्होंने जुलाई के महीने में कैसे बात करनी है, क्योंकि जुलाई के महीने में बहुत महंगाई होनी है और ज़्यादा डीजल पेट्रोल महंगा होगा, गैस 400% बढ़ जाएगी, लेवी लगनी शुरू हो जाएगी 50 रुपए की, 5 रुपया हर महीने के ऊपर। नो, इनको तो मेरे ख्याल में पीएमएलएन बहुत सपोर्ट कर रही है कि ये अपनी नैरेटिव को बिल्ड कर सकें, ग्राउंड दे रही है बाकायदा खेलने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है इनको, लेकिन ये प्ले नहीं कर पा रहे हैं। सर, मुझे बताइए, वो कह रहे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब कि अगर वो एमपीए होते तो पंजाब का ये हाल नहीं होता। जिस तरह से वो उस्मान बुज़दार साहब को अब सड़क पर निशाना बना रहे हैं,
अगर खान साहब को पहले समझाते तो शायद पूरे सूबे का भला हो जाता। बात यह है कि उस वक्त जहांगीर तरीन का और शामिल कुरैशी का आपस में टसल थी। जहांगीर तरीन ने जान के इनके खिलाफ एक एमपीए खड़ा किया, उसके बाद उसको जिताया ताकि हमेशा के लिए शामिल कुरैशी का पंजाब से पता कट जाए और चीफ मिनिस्टर बन सके। ये डिजाइन था, ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ जिसकी वजह से आवाम ने नहीं जितवाया उस एमपीए को, जहांगीर तरीन साहब ने जितवाया। जी, जहांगीर तरीन ने जिताया, इट इज अ फैक्ट, एवरीबॉडी नोज इट। उन्होंने उसको जितवाया, शामिल कुरैशी को हरवाया ताकि पंजाब के वो सीएम के कैंडिडेट ना रह सके। हर एक को पता है इनकी पूरी पार्टी को, बल्कि पीएमएलएन को भी मालूम है। और उसके बाद फिर वो उसको वो एज ए इंडिपेंडेंट जितवाया, उसके बाद में पीटीए में ले आए। लेकिन जो नुकसान होता था वर्कर, यही उनकी डिजायर थी शामिल कुरैशी के पंजाब में ही वांटेड टू बिकम चीफ मिनिस्टर पंजाब इंस्टेड ऑफ बिकमिंग फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। बड़ा सादा सा सवाल ये है, अगर खान साहब चाहते, अगर खान साहब की ख्वाहिश होती तो क्या वो जनरल इलेक्शन के बाद फौरी बाद ज़िमनी इलेक्शन हुए, क्या उसमें शाह साहब को नहीं खड़ा कर सकते थे? वो फिर मेरे ख्याल में उस वक्त इट वाज टू लेट, वो फॉरेन मिनिस्टर भी उनको चाहिए था। और उस वक्त जहांगीर तरीन काफ़ी इफेक्टिव थे शुरू में, पहले 6 महीने 1 साल, जिसके अंदर वो उनके रिमेनिंग देयर एडवाइजर उनके थे। काफ़ी पंजाब में आपको याद होगा उन्होंने काफ़ी सीटें लेकर आए, जहाज़ों में लेकर गए, तो वो काफ़ी काम करे। दैट्स व्हाई इमरान खान कुड अफोर्ड के वो जहांगीर तरीन को नाराज़ कर सके। इसलिए उसके बाद फिर उन्होंने उस्मान बुज़दार को ले लिया। आज देखें ना जो कुछ हुआ, जो हम कहते थे कि जो उस्मान बुज़दार की वजह से पार्टी को क्या फ़ायदा हुआ, क्या उन्होंने पीएमएन के लोग छोड़े, या इतना बड़ा 10 करोड़ के सूबे को कंट्रोल कर सके। आज उस्मान बुज़दार कहाँ पर है? पीटीए को वो नई लीडरशिप मिल सकी जो उनको चाहिए थी, और आई थिंक इसकी वजह से काफी बड़ा नुकसान हुआ। फिर इसको खान साहब इनफैक्ट अपना जब ये एहतजाज वगैरह लॉन्ग मार्च लेकर निकले, वहां तक पे उस्मान बुज़दार साहब दिखाई नहीं दिए थे कहीं, जिसको उस्मान बुज़दार वसीम अकरम प्लस कहा करते थे खान साहब। सर, मैं आपसे चाह रही हूँ एक और मामले पर भी बात करने के लिए। इस वक्त सोशल मीडिया पर बड़ी स्पेकुलेशन चल रही है परवेज मुशर्रफ साहब के हवाले से। बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि 2-3 दिन से उनका कहीं इलाज भी हो रहा है, किसी अस्पताल में भी है। कितनी सदाकत है सर उनके पाकिस्तान में होने की? क्या रावलपिंडी में वाकई मुशर्रफ साहब का इलाज हो रहा है? आपसे बेहतर कोई इस पर बात नहीं कर सकता। आरिफ साहब, ये दुरुस्त खबरें आ रही हैं जो भी आ रही हैं सर? किरण ऐसी खबर नहीं है। जिस वक्त वो पाकिस्तान आएंगे, खुल्लम खुल्ला आएंगे, उसके बाद आर्मी उनको लेकर आएगी, एयर एम्बुलेंस में लेकर आएगी। ही इज बिन एक्स आर्मी चीफ। आर्मी को अपने कमांडर्स के और अपने ट्रुप्स के मोराल के लिए ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। उनके अभी भी कोई ऐसा केस नहीं है जो सजा। हाँ, सब कंफर्म कर दीजिएगा सर। आप अपनी इंफॉर्मेशन की बेस पर बता रहे हैं कि वो पाकिस्तान में नहीं है इस वक्त? मैं आई एम 90% श्योर, बट मैं 10% इसलिए कि मैंने अभी एक दूसरे चेक नहीं किया। मैं चेक करके इवन आपके चैनल को जरूर बता भी दूंगा। बट अगर ऐसी खबर होती तो ज़रूर हमें पता होती, और आई एम श्योर कि इसमें कुछ छुपाने की बात नहीं है। किरण, इसलिए बात है कि वो उनको जो है हाई कोर्ट ने उनकी सजा को सेटिसाइड कर दिया था। इसलिए इस वक्त उनके खिलाफ ऐसा कोई केस नहीं चल रहा जिससे ये पता चले कि उनको आके अरेस्ट कर लिया जाएगा। देन ही इज वेरी सिक। आपके पीएमएलएन ने उनको कहा जी हम फैसिलिटेट करेंगे। उसके बाद आर्मी ने खुद कहा जी हम एयर एम्बुलेंस में लेंगे। फैमिली से कांटेक्ट किया है, फैमिली भी तैयार है। तो ओनली थिंग कि अगर उनको डॉक्टर, दुआ है हमारी अल्लाह ताला उनको सेहत दे, उनके लिए आसानी फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सब प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। क्विकली नाज़रीन आगे बढ़ रही हूँ, ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं, उस पर बात करते हैं। यहाँ एक शख्स मौजूद है, इसकी वजह से मेरे शहर हैदराबाद में वो चीज़ें नहीं हैं तो जो हमारी ज़रूरियात हैं। हमारा एयरपोर्ट बंद है, 3.5 महीने में जो रेलवे पीछे गई है, जो एयरलाइन पीछे गई है, उसका कोई जवाब देने वाला नहीं है। इनके होते हुए ना असेंबली चल सकती है, ना हुकूमत चल सकती है। इस तरह के लोग हमें इस तरह के जवाब देंगे, हम माइक पर आए से हम उस तरफ बैठने में देर नहीं लगाएंगे। हमने जो अपनी कीमत अदा की है ना, जो सियासी कीमत अदा की है, आज वो भुगत रहे हम सिद्ध में। ये समझते नहीं है लोगों को। तब्दीली का मेरे ख्याल मकसद जो था वो कुछ और था, मगर अब कुछ और नजर आ रहा है। उस वक्त हम प्यारे भी बड़े लगते थे, चक्कर भी हमारे पास बड़े लगते थे। अब बात करते हैं तो मुंह मोड़ते हैं, थोड़ा जरा हमारी शक्ल भी अच्छी नहीं लगती। शिकायत हमारी पार्टी की भी है जी, कमेटी मांग रहे हैं, बाकी जगहों का फैसला करके बैठ जाते हैं, हमें ऑन बोर्ड ही नहीं लेते। अगर छोटी मोटी मिनिस्ट्री मांगते हैं तो कहते हैं जी विदाउट पोर्टफोलियो, झाड़ू तो नहीं लगाना, विदाउट पोर्टफोलियो क्या करना है। हम खुदा की कसम से वहाँ खुश थे। ये जरदारी साहब की मोहब्बत में आ गए। 2 वोटों पे हुकूमत है, इतनी मगरूरी
अगर 10 वोटों पे होती तो आप तो किसी को खंगालते भी नहीं। हमें सिर्फ पीटीआई में इज्जत नहीं थी, फंड्स बहुत ज्यादा थे, अरबों रुपए के फंड्स थे। लोग कहते हैं कि आप जाके वहाँ इज्जत कमाएं और हमें पीने का पानी न मिले। जरदारी साहब से मेरी मुलाकात हुई, हमने कहा जी मुझे न वजारत चाहिए न ओहदा चाहिए, मुझे इलाके के लिए डेवलपमेंट चाहिए। जरदारी साहब ने एहसन इकबाल को कहा, जरदारी साहब की उसने नहीं मानी। सरदार अयाज सादिक मौजूद थे, वो गवाही देंगे। फिर सर जहाँ से नॉर्मली टेलीफोन आते हैं उनको मैंने रिक्वेस्ट की, फिर टेलीफोन करवा के डलवाई और फिर भी उन्होंने लॉलीपॉप दिया 20%। बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन पैदा हो गई है। IMF खुश है, इत्तेहादी नाराज हैं। हुकूमत के सामने एक और इम्तिहान है। 2.5 माह बाद ही सारे इत्तेहादी गुत्थम गुत्था होने लगे हैं। MKM हाथ झटक रही है। मौलाना फजल रहमान के साहबजादे बिलावल भुट्टो को माजी याद दिला रहे हैं। कौमी असम्बली में MQM के MNA हुकूमत को वार्निंग दे रहे हैं कि सरकारी बेंचेस से ऑपोजिशन बेंचेस पर जाने में देर नहीं लगती है। साबिर कायम खानी तैश में आए तो अयाज सादिक ने संभालना चाहा, लेकिन उन्होंने हाथ झटक दिया। MQM कहती है इज्जत नहीं मिल रही है, बाकी इत्तेहादी कह रहे हैं इज्जत के साथ साथ फंड्स भी नहीं मिल रहे हैं। वजारतें मांगते हैं तो कहते हैं कि बगैर पोर्टफोलियो के ले लें। इमरान हुकूमत गिराने के लिए जो बार बार चक्कर लगाते थे अब मुंह फेर लेते हैं। असलम भूतानी तो ये दावा भी कर गए हैं कि वज़ीर आज़म और आसिफ अली जरदारी के कहने पर भी एहसन इकबाल साहब फंड्स नहीं देते हैं, कहीं और से कॉल करवानी पड़ती है। बल्दियाती इलेक्शन में मुबैना धांधली पर JUIF का सिंध हुकूमत पर गुस्सा भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। उधर तुम इधर हम जैसी सूरत हाल दोबारा दरपेश है। एक जानिब वफाक तो दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत का इस्तेहकाम भी दाव पर लगा हुआ है। हमजा शहबाज को बचाना है तो 20 ज़िमनी इलेक्शन जीतना ज़रूरी है, जिसके लिए इंतखाबी मुहिम की क़यादत मरीम नवाज साहिबा खुद करेंगी। हफ्ता इतवार और पीर को लाहौर के चारों हलकों में रैलियाँ निकाली जाएंगी। एक तरफ मरियम हफ्ते के दिन से अपनी मुहिम शुरू करेंगी, दूसरी तरफ इमरान खान ने भी हफ्ते को इस्लामाबाद में एहतजाज का ऐलान कर रखा है। हुक्मरानों के बाद खान साहब अब पुलिस एहलकारों को भी धमका रहे हैं, हुकूमत में आकर बदला लेने की धमकी दे रहे हैं। क्या कहते हैं खान साहब, सुनिए जरा। अपनी पुलिस और अपनी ब्यूरोक्रेसी को मैं उनको पैगाम देना चाहता हूँ कि देखें जो अभी तक आप हरकतें कर रहे हैं, जो आपने इनके हुक्म के ऊपर, ये शरीफ माफिया के हुक्म के ऊपर जो आपने 25 को जुल्म किया लोगों के ऊपर, अब कोई चीज़ छुपी नहीं रहती है। सोशल मीडिया का ज़माना है, सबकी शक्लें भी हमें पता है जिन्होंने जिन पुलिस ऑफिसर्स ने जुल्म किया, ये सारा रिकॉर्ड के ऊपर है। अब जो ये आप हरकतें कर रहे हैं, इन्होंने तो रहना नहीं है, लेकिन आप जो तनख्वाहदार लोग हैं, आपके लिए मुश्किलात आएंगी अगर आपने गैर कानूनी और गैर कानूनी स्टेप्स हमारे ख़िलाफ़ किए। सेनेटर अफनानुल्लाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून से। ज़फ़र हिलाली साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। आप दोनों मेहमानों की शुक्रगुजार हूँ, वक्त देने का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अफनान साहब, आपसे बात का आगाज़ करती हूँ। सर, ये तो आपकी हुकूमत भी क्या फ़ोन कॉल्स पर चल रही है? आपके अपने इत्तेहादी कह रहे हैं कि जरदारी साहब को कह दें या वज़ीर आज़म साहब को कह दें, तब भी बात नहीं सुनते हैं, कहीं और से फ़ोन कॉल करवानी पड़ती है। सर जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो मतलब कि जो फंड्स का मामला है उसके अंदर जो है वो ज़ाहिर हुकूमत के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और उसके अंदर बहुत सारे लोगों की बहुत सारी ख्वाहिशात होती हैं। वो सारे लोगों को एंटरटेन करना बहुत मुश्किल होता है और एक तरह से समझ लें कंपटीशन ही होता है बिटवीन डिफरेंट MNAs और सेनेटर्स के। वो सब चाह रहे होते हैं कि वो जो एक लिमिटेड पूल ऑफ फंड्स है उसके अंदर सबसे ज़्यादा उनको पैसे मिल जाएँ। तो इसके अंदर फिर ज़ाहिर है इस तरह की जो है वो बिटरनेस आ जाती है जो आ गई है। लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि हम जो है वो इत्तेहाद मना लें और उनको साथ चलाएं और जो भी उनकी ग्रीवेंसेस हैं उनको एड्रेस करें। सही। तो सर, हुकूमत ने IMF को खुश कर दिया, इत्तेहादियों को खुश क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप लोग? MKM हो, सर बाप पार्टी हो, JUIF, असलम भूतानी साहब, सभी हुकूमत का साथ छोड़ने की बातें कर रहे हैं, धमकियां लगा रहे हैं। उनकी शिकायत क्या है और हुकूमत कैसे इन मामलात को हल करने का इरादा रखती है? देखिए, उनकी शिकायत ज़रूर हैं और जो है वो मसाइल भी हैं, मैं बिल्कुल उनको उनकी लेजिटिमेट भी है। लेकिन ज़ाहिर मैंने जैसे पहले कहा कि गवर्नमेंट की पूरी कोशिश है कि वो इत्तेहादियों को खुश रखे, लेकिन ज़ाहिर ये पॉसिबल नहीं होता हमेशा। लेकिन मुझे इस बात पे यकीन है कि जो हमारा अलायंस था PDM का, वो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में जमहूरियत का फ़रोग देने के लिए बनाया गया था और उस एजेंडे के ऊपर आज भी तमाम जो इत्तेहादी हैं वो कायम है। और जो सही ये मुश्किल टाइम है, हम ये समझते हैं कि हम इत्तेहादियों को भी खुश कर लेंगे और आवाम को भी कर लेंगे, लेकिन इसमें कुछ टाइम लगेगा, ये एकदम से नहीं होगा। अभी तो 3 महीने भी नहीं हुए हुकूमत आए हुए
इसके अंदर हमें 6 से 8 महीने लगेंगे, लेकिन इवेंचुअली हम इस पोजीशन में आ जाएंगे कि हम आवाम को रिलीफ दे सकते हैं। एक बड़ा मसला और भी है अफनान साहब, जो आप ही के इत्तेहादी बात कर रहे हैं कि कहते हैं फंड्स ले लें, पोर्टफोलियो के बगैर ले लें। सर, तो ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, अगर काम नहीं है तो फिर वजीर रखे क्यों जा रहे हैं, और अगर काम है तो फिर कलमदान क्यों नहीं मिल रहे हैं? देखिए, बात यह है कि तकरीबन तमाम ही डिपार्टमेंट्स के ऊपर वज़रा जो है वो अपॉइंट हो चुके हैं, शायद ही कोई डिपार्टमेंट रह गया जहाँ पे ना हो। तो ज़ाहिर अब किसी को अगर आपने कोई वजारत देनी है तो आप कैसे देंगे, ऑलरेडी सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूट तो हो चुकी है। तो इसीलिए शायद उनको ये कहा गया है कि बगैर कलमदान के अगर वजारत लेनी है तो ज़ाहिर है कुछ लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगती। तो अब ज़ाहिर है उसके अंदर जैसे मैंने पहले कहा कि रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं और लोग ज़्यादा हैं, तो उसके अंदर तमाम लोगों को खुश करना मुश्किल है। लेकिन इसके बावजूद मेरा ये ख्याल है कि अगर कुछ थोड़ा टाइम गवर्नमेंट को मिल जाएगा तो ये जो यानी इत्तेहादियों के साथ भी आप वही कर रहे हैं जो आवाम के साथ कर रहे हैं, या जो वादे आप लोग करके उनसे भी आ गए, आवाम से भी आ गए, और वादे पूरे हो नहीं पा रहे हैं, आप लोगों से वफा नहीं हो पा रहे हैं? नहीं, देखिए, वादा वफा तो हम कर लेंगे, लेकिन ज़ाहिर है उसमें कुछ टाइम लगेगा। अब ज़ाहिर है 4 साल, तकरीबन पौने 4 साल हर मामला जो है वो तनज़्ज़ुली की तरफ था। ज़ाहिर है इन चीज़ों को सीधा करने में अब एकदम से 3 महीने में बहुत मुश्किल है, लेकिन ये है कि हम कॉन्फिडेंट है। हमने पहले भी पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाला है, 2013 में भी निकाला था, हम दोबारा भी निकाल लेंगे। लेकिन फ़ौरन 2013 में भी नहीं हुआ था मामला, 1-1.5-2 साल लग गया था, और अभी भी कुछ थोड़ा टाइम तो लगेगा। अच्छा, ठीक है। हिलाली साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर, इत्तेहादी शहबाज हुकूमत के साथ भी वही कर रहे हैं जो इमरान खान की हुकूमत में किया जाता था। MQM और बाप पार्टी अंदरूनी ये धमकियां, आप क्या समझते हैं, ये अंदरूनी इख्तिलाफात का शाखसाना है या फिर डोरे हिल रही हैं इनकी भी? देखिए, इनको पता ही नहीं है क्या हो रहा है, इनको पता भी नहीं है कि ये कैसे इस्तेमाल किए गए हैं। इनको जैसे ये ख़ुद कह रहे हैं कि हमें तो इमरान खान के ज़माने में बहुत सारे पैसे मिल रहे थे डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए, और अभी इनको कुछ नहीं मिल रहे हैं। ये आपने एक बात से ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। इनको पता ही नहीं है क्या हो रहा है इनके साथ, और इनके जो भी इनका खींच रहा है, इनके वो रस्सी वही खींचते जाएंगे। ये ऐसा ही चलेगा जी। आप पता नहीं क्यों समझते हैं कि इनके साथ, इनके पास कोई प्लान है, कोई प्रोग्राम है। नथिंग। जिधर से आता है ऑर्डर वो करते हैं, और जिधर से कमा सकते हैं वो कमाते हैं। हिलाली साहब, वैसे हफ्ते के दिन आप क्या सिनेरियो देख रहे हैं मुल्क का? एक तरफ इस्लामाबाद में खान साहब ने कॉल दी हुई है, वो निकल रहे हैं अपने लोगों को लेकर, दूसरी तरफ मरियम साहिबा हैं, वो लाहौर में और 4 मकामात पर रैलियां निकाल रही होंगी। क्या सिनेरियो बनता हुआ देख रहे हैं? देखिए, दोनों साइड्स अपने लोगों को गर्म कर रहे हैं, मगर मैं कुछ और, मेरे ख्याल में रेलेवेंस तो कुछ और है। हमने देख लिया है कि किस किस्म के इलेक्शंस पाकिस्तान में हो रहे हैं। हमने NA 240 देख लिया है, और हमने सिंध लोकल गवर्नमेंट देख लिया है। हमने गुंडागर्दी देखा है, फायरिंग देखा है, कैंडिडेट्स को मरते हुए देखा है। तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि इस किस्म के इलेक्शंस आप यही होंगे? आप समझते हैं 17 जुलाई को जो होने वाला है, जो पाकिस्तान का मेरे ख्याल में किस्मत काफ़ी देर तक वो ठीक कर लेगा, बना देगा। ये जो कैंडिडेट्स इलेक्ट होने वाले हैं जुलाई में, इस पे पंजाब गवर्नमेंट अगर गई तो ये गए, और अगर ये गए और अगर ये गए तो इनके जो हिमायती हैं वो सब गए। तो आज तक पाकिस्तान में तो ऐसा हुआ ही नहीं है कि अगर गवर्नमेंट और 13 पार्टीज एक साइड पे हैं, इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ है, इलेक्शन कमीशन उनके साथ है, अमेरिका उनके साथ है, आप समझते, और मगर अवाम उनके खिलाफ है। आप समझते हैं कि अवाम की बात सुना जाएगा? आप समझते हैं कि वो इलेक्शन जो होगा, इलेक्शन होगा, फेयर होगा? कभी हुआ है पाकिस्तान के तारीख में कि ये सब एक तरफ हो? हिलाली साहब, 2018 में फेयर हुआ था? नहीं, कभी नहीं। तो आपको क्या, आपका सवाल क्या है? आपका सवाल का मकसद क्या है? मैं तो कहता हूँ एक ही इलेक्शन फेयर हुआ था। पूछ रही हूँ, आप समझते हैं कि 2018 में फेयर हुआ था? एक नहीं,
कभी नहीं हुआ है। एक ही दफ़े हुआ था जब उनको ज़रूरत नहीं थी रिग करने के लिए, और वो था 1970, जब उनका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जनरल साहब, ये क्या नाम है, शेर अली याहिया साहब को बता दिया कि कोई करने की ज़रूरत नहीं है, ये भुट्टो को इतने मिलेंगे, दौलताना को इतने मिलेंगे, फलान कयूम को इतने मिलेंगे, और हम ही फैसला करेंगे कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर और कौन बनेगा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट तो खैर याहिया खुद ही बनना था। तो देखिए, आप जो सवाल पूछ रहे हैं ना, इट्स नेवर हैपेंड, इट्स अनप्रेसिडेंटेड। कौन सा फेयर इलेक्शन हुआ है पाकिस्तान में, बताएं? सही। हिलाली साहब, इसको कंटिन्यू करते हैं सर। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है मुझे, मैं ब्रेक ले रही हूँ, बस आती हूँ। तो अफनान साहब, आप लोग इस्लामाबाद आने की इजाज़त खान साहब को देंगे या नहीं देंगे, क्या तैयारियां आप लोग कर रहे हैं, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। जी अफनान साहब, खान साहब आ रहे हैं हफ्ते को, इजाज़त देगी हुकूमत? देखिए, इमरान खान ने जो है वो 33 के करीब जलसे किए थे इससे पहले, ये जो इनका जो ये जब आए थे इस्लामाबाद, तो हमने इनको जो है वो जलसे करने अलाउ किए थे, हमने कहीं भी इनको नहीं रोका। इन्होंने मुल्तान में किया, मर्दान में किया, पेशावर में किया, जेलम में किया, और पता नहीं कितनी जगहों पे किया। ये इस्लामाबाद आने से रोकेंगे या नहीं? राना सनाउल्लाह साहब कह चुके हैं अटक तक क्रॉस करने नहीं देंगे, अब आके तो दिखाएं खान साहब। नहीं, देखिए बात यह है कि अगर तो ये लोग कहेंगे कि खून रेजी होगी, कत्ल गारत होगी, असलहा लेके आएंगे, हम जो है वो चढ़ाई कर देंगे, हम जो है वो, अगर इस तरह की बात करेंगे तो फिर तो ज़ाहिर है वो तो कोई भी स्टेट अलाउ नहीं करेगी कि खून रेजी हो, या इस्लामाबाद में आके आग लगा देंगे। इस तरह की हरकतें अगर कोई भी करेगा तो ज़ाहिर है ये तो कोई भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन अगर कानून के दायरे में रह के इन्होंने बहुत सारे जलसे किए जो हमने इनको करने दिए, वो उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन डीसी से इजाज़त लें, जो भी प्रोसेस है वो फॉलो करें, और उसके बाद तो अभी ये फैसला हुआ है, जो आपकी बात से मुझे तासुर मिल रहा है कि इमरान खान साहब को हफ्ते के रोज एहतजाज करने की इजाज़त दे दी जाएगी। नहीं, देखिए ये डिपेंड करता है उनकी, अगर तो हमें लगा कि इन्होंने फिर कोई असला लेके आ रहे हैं और इस तरह की कोई शरारत कर रहे हैं, तो फिर तो उस वक्त फिर फैसला किया जाएगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना। क्या लगना क्या है सर? पहले तो आप लोग ये बात कर रहे थे कि हमारे पास इंटेलिजेंस इत्तलात हैं, असला लेकर आ रहे हैं वो लोग, अब के क्या इत्तलात हैं आपके पास सर? देखिए, जो है वो इत्तलात तो हमारे पास जो है वो यही है कि ये इनके अज़ाइम जो है वो ठीक नहीं है, और ये साजिश कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर डिस्टेबिलिटी, मुसलसल कोई ना कोई डिस्टेबिलिटी करने की कोशिश करते हैं इमरान खान, और ये एक फॉरेन एजेंडे के ऊपर सारा काम हो रहा है। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। अब इसके बावजूद हम देखें, जमहूरियत पसंद लोग हैं, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरी जो रवायात हैं वो बढ़े, लेकिन ज़ाहिर हम किसी को ये तो अलाउ नहीं करेंगे कि वो पाकिस्तान के अंदर बाहर से पैसे पकड़ के पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करे। तो वो जो है वो ये इसके ऊपर ये भी अंडर कंसिडरेशन है, इसके ऊपर हम देखेंगे मामला किस तरफ जाता है, फिर उसके बाद फैसला करेंगे। सर, अगर आप लोगों के पास इंटेलिजेंस इत्तलात हैं तो फिर तो वंस फॉर ऑल डिसीजन लें सर। अभी भी अगर मगर की क्या सिचुएशन है? अच्छा हिलाली साहब, अगर ये सिचुएशन इसी तरह से होती है जो पिछली बार हुआ, खान साहब आते हैं और फिर ताकत के जरिए उन्हें रोकने की कोशिश की जाती है, तो फिर आप क्या देख रहे हैं? क्या इमरान खान साहब इसको कंटिन्यू करेंगे, प्रोलॉन्ग करेंगे, धरना देंगे, या फिर रिपीट टेलीकास्ट होगा? आए, सुबह हुई और फिर चक्कर लगाया, वापस चले गए पेशावर। देखिए, बड़ा मुश्किल है कहना आज क्या होगा। उस किस्म के वाक़या अगर हुआ फिर मेरा अपना ख्याल ये है कि पाकिस्तानी तो अब रेकनसाइल हो गए हैं, समझ गए हैं कि ये इलेक्शन रिग्ड होगा और ख़ान साहब नहीं जीत सकते, 100% वो नहीं जीत सकते, और उनको जीतने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। अब इलेक्शन के थ्रू नहीं जीत सकते। अब वो क्या करना चाहते हैं? वो कहते हैं जिहाद है। अगर जिहाद है तो फिर आपको पता है जिहाद क्या होता है, उस पर फिर लोग मरते हैं और हर किस्म की ये होता है। हम नहीं चाहेंगे ऐसा होना, मगर अगर वो जिहाद के लिए आ रहे हैं, और मेरे ख्याल जिहाद से कुछ कम नहीं हो सकता, तो सर वैसे जिहाद दुश्मन के लिए होती है, दीन के लिए होती है सर। ये तो अपना मुल्क है, अपने लोग हैं सर। खान साहब अभी तो टैंक के आगे लेटने तक की बातें कर रहे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं टैंक्स के आगे लेटने की जरूरत नहीं है वैसे। नहीं, वो चीन जो था आपने देखा, वो लेटा नहीं, वो खड़ा रहा।
बात असल ये है कि टैंक चलाने वाले पे होता है ना। इधर के टैंक चलाने वाले अगर टैंक चला देंगे और लोगों को पूरा इत्मीनान है तो शायद वो लेटेंगे नहीं, तो फिर और तरीके इस्तेमाल करेंगे। कहने की बात सिर्फ ये है कि ये इलेक्शन एक लास्ट चांस है, ये बता सकता है कि क्या इन फ्यूचर इस गवर्नमेंट के साथ इलेक्शंस फेयर होंगे कि नहीं, और वो जल्द से जल्द पता चल जाएगा 17 जुलाई को। और अगर आप समझते हैं कि इस किस्म का इलेक्शन कमीशन जो अब तक उसका परफॉर्मेंस आपने देख लिया है, वो तो इत्तेहादी गवर्नमेंट के कहते हैं कि ये रिग था और ये नहीं मानते और फिर से खड़े रहो। और जब आप देख रहे हैं किस किस्म के ताकत थे इनके खिलाफ हैं, इनके और अवाम के, there's no question कि ये जीतेंगे, ये फेयरली ना जीतेंगे ना फेयरली इनको हराया जाए, दूसरों को हराया जाए। अफनान साहब, सर एक तरफ आप लोग बात करते हैं कि जी हुकूमत के पास जहर खाने तक के पैसे नहीं है, मुश्किल फैसले लेने पड़ेंगे, पेट्रोल पर लेवी आप लोग अब दोबारा बढ़ाने जा रहे हैं, जुलाई से सुन रहे हैं कि पेट्रोल की प्राइसेस में इजाफा हो जाएगा। एक दूसरा अगर इसका एंगल देखा जाए तो वहाँ पर आप लोग चेयरमैन सेनेट और स्पीकर साहब की मराहत में इजाफा कर रहे हैं। सर क्या कर रहे हैं ये? देखिए, जो मतलब कि हम जो है कोशिश हमारी पूरी है कि जहाँ जहाँ हम कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं हम करें। वज़ीर आज़म साहब जो है वो अपने खर्चे से क्या कहते हैं सारे अपने मामलात खुद चलाते हैं, जो उनके जो मतलब कि जो नॉर्मली पहले जो है वो ले रहे थे क्या कहते हैं इमरान खान साहब। तो इस चेयरमैन सेनेट और स्पीकर साहब के मराहत में इजाफे की जरूरत क्या है ऐसे वक्त में? देखिए, मैं इसकी एग्जैक्टली मैंने नहीं देखा ये मामला क्या है, तो मैं इस पर क्या कमेंट कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि हम पूरी पैसे नहीं, मैं आपको खबर दे रही हूँ, मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ। आपको लगता है ऐसे सिचुएशन में कि जहाँ आपके अपने वज़रा कह रहे हो कि हुकूमत के पास इस वक्त जहर खाने तक के पैसे नहीं है, वहाँ पर आवाम के ऊपर इतना बोझ डाला जा रहा है, इतने मुश्किल फैसले लिए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ स्पीकर साहब के और चेयरमैन साहब के मराहत में इजाफा कर दिया जाए, सर उस पर आपका कमेंट क्या है? मैंने इसके ऊपर बता दिया, मुझे एग्जैक्टली इसका मतलब मैं इसको देख के आपको बता सकता हूँ, लेकिन मैं ये जरूर जवाब देना चाहूँगा कि ये अभी कहा जा रहा था कि जी ये सारे पपेट्स हैं। अगर हम पपेट है तो फिर हमने इतनी जद्दोजहद क्यों की है, कहते हैं हमने जो है वो ये वोट को इज्जत दो की तहरीक क्यों चलाई है? अगर हम इतने ही पपेट है तो हम जो है वो एग्जाइल में क्यों गए, जेलों में क्यों गए, हमने कुर्बानियाँ क्यों दी? हमने इतनी, हम अगर पपेट धमाके क्यों करते, हम सीपे क्यों करते? कहते हैं ना, क्या कहते हैं कि ये सब तो करते हैं, लेकिन ये जो मैं बात कर रही हूँ आप इस बात का जवाब नहीं दे रहे कि चेयरमैन सेनेट और स्पीकर साहब की मराहत में इजाफे की मंजूरी की इस वक्त क्या जरूरत पेश आ गई, सर, जब इतने मुश्किल हालात हैं कि हुकूमत के पास जहर खाने को पैसे नहीं है। अफनान साहब, नेक्स्ट प्रोग्राम में आएंगे ना, जब आपके पास मुकम्मल इत्तलात हो जरूर सर इस पर कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों में मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ और शरई अदालत के फैसले के हवाले से जो स्टेट बैंक से चैलेंज कर रहा है उस पर बात करेंगे। एक बार फिर खुशामदीद कहूँगी नाज़रीन आपके प्रोग्राम में। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की वफाकी शरई अदालत ने 19 साल की तवील समाअतों के बाद सूद को नाजायज़ करार दे दिया। अदालत ने हुक्म दिया है, हुकूमत को हिदायत दी है कि दिसंबर 2027 तक माशी निज़ाम को सूद से पाक करे। वफाकी शरई अदालत के फैसले के बाद कौमी असम्बली ने खैर मकदमी करारदाद भी मंजूर की, लेकिन बाद में स्टेट बैंक ने दीगर बैंक्स के साथ मिलकर फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने अपील वापस लेने के लिए वज़ीर आज़म साहब को भी ख़त लिख दिया है, जिसमें कहा गया है कि हुकूमत शरीयत, मईशत और कानूनी माहिरीन पर मुश्तमिल टास्क फोर्स तश्कील दे जो सूद से मुतालिक फ़ैसले पर स्टेट बैंक के तहफ़्फ़ुज़ात का जायज़ा लेकर सिफारिशात मुरतब करे। हुकूमती इत्तेहादी जमीयत उलमा इस्लाम ने भी नाराज़गी का इजहार किया है। मेरे साथ इस वक्त ज़ुल्क़रनैन इकबाल मौजूद हैं। पहले ज़रा इनसे डिटेल्स लेते हैं सारे मामले की कि अभी क्या हो रहा है आगे, और फिर उस्मान होंगे पैनलिस्ट से बात करेंगे। ज़ुल्क़रनैन, बताइएगा ज़रा। किरण, ये शरीयत कोर्ट की जानिब से जो फैसला दिया गया था उसके खिलाफ स्टेट बैंक और दीगर बैंकों की जानिब से अपीलें दायर की गई हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जो भी ज़ेर इल्तवा हैं उसके ऊपर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। मौलाना फजल रहमान की जानिब से आज वज़ीर आज़म से उन्होंने मुलाकात की है और उसमें बैंकों के हवाले से जो अपीलें दायर की गई उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा गया है कि उम्मत मुस्लिमा के दिलों में शदीद गम व गुस्सा है कि वफाक जो एक इस्लामी मुल्क है उसके सरकारी बैंक की जानिब से अपील दायर की गई है सूद के खात्मे के फैसले के खिलाफ।
इसलिए तहम वो जो वज़ीर आज़म है उन्होंने एक बड़ा फैसला ये किया और यकीन दहानी कराई मौलाना फजल रहमान को कि जो सरकारी बैंकों की जानिब से अपीलें की गई हैं उनको वापस लिया जाएगा। और JUI तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर आज़म ने जो टास्क फोर्स है वो मुतलका हुकाम में उनको हिदायत भी जारी इस हवाले से कर दी है कि जो अपीलें हैं सरकारी बैंकों की जानिब से उनको वापस लेने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। ग्रेट, इसकी कंफर्मेशन भी ले लेते हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, IFA से आपका ताल्लुक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब, ज़रा मुझे इस मुलाकात का अहवाल बता दीजिए और कंफर्म कर दीजिए जो बातें हमारे नुमाइंदे बता रहे थे कि इसमें 2027 तक अमल दरामद की यकीन दहानी भी करवाई गई है, साथ साथ जो अपीलें स्टेट बैंक की जानिब से और दीगर बैंक्स की जानिब से मिलकर की गई थी वो भी वापस लेने की बात हो गई है वज़ीर आज़म साहब के साथ। देखिए, इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि एक तरफ तो हम पब्लिक को रिलीफ देने में महंगाई के हवाले से नाकाम रहे हैं, मगर दीनी हवालों से भी जो है ना वो एक ऐसा चैलेंज कर दिया गया है स्टेट बैंक की तरफ से और नेशनल बैंक की तरफ से जो सरकारी कंट्रोल में होते हैं, जिसके ऊपर बेचैनी जो है वो आम पब्लिक में भी पाई जाती है और जाहिर है कि हम भी आवाम का हिस्सा भी हैं, उनको रिप्रेजेंट भी करते हैं अपने हद तक, तो हमारे अंदर भी पाई जाती है। तो दीनी हलकों ने जो है ना वो इस हवाले से जो है वो शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ का इज़हार किया था कि ये स्टेट बैंक की तरफ से जो है ना इसको चैलेंज करना, भले जो है ना वो उसको किसी चीज़ में लपेट के और बड़े पोलाइट अल्फाज में किया जाए या नेशनल बैंक की तरफ से, तो वो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से हो नहीं सकता। फिर इसमें एक और जो ना वो एक बड़ा तजाद नज़र आ रहा था कि एक तरफ तो कौमी असम्बली जो है ना वो बाय रेजोल्यूशन जो है ना उसको अप्रिशिएट कर रही है और इस बात को कि जी सूद के खिलाफ जो डिसीजन आया, और दूसरी तरफ जो है वो हम जो है ना गवर्नमेंट में बैठे हुए उसको चैलेंज कर रहे हैं। तो इस हवाले से मौलाना साहब की आज मुलाकात हुई है, मौलाना साहब ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। हम इस मामले में अपना तारीख़ी मुज़ाहमती किरदार भी अदा करने के लिए तैयार हैं। अगर खुदा न खास्ता अगर कोई गवर्नमेंटल साइड से कोई इस तरह की कोई बात हो कि वो इसमें बड़ी बात कर रहे हैं सर, यानी आप अगर हुकूमत आपकी बात नहीं मानती है तो हुकूमत से बाहर आने का भी इरादा रखते हैं आप, साथ छोड़ने का इरादा रखते हैं आप? मैं इसको सिर्फ इस हद तक, इस वक्त कल अपना असद साहब ने भी कौमी असम्बली में फ्लोर पे ये बात की थी और मैं भी इसको कि अगर ये सूद के मामले में हुकूमत कोई रास्त कदम नहीं उठाती है और उसके जो सरकारी बैंक से अगर वो इस मामले में कोई दुरुस्त कदम नहीं उठाते और अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक और दीन के मामलात के मुतालिक, तो फिर जमीयत उलमा इस्लाम अपना तारीख़ी मुज़ाहमती किरदार अदा करेगी। सही। क़िबला अयाज साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल से। आप लोगों की जानिब से भी सिफारिशात हुकूमत को किए हैं कि एक बोर्ड बना दिया जाए जो कि इस तमाम मामले का जायज़ा ले। सर, आपको क्या जवाब मिला है? अस्सलाम वालेकुम क़िबला अयाज साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। हमने तो कल ख़त भेजा है मोहतरम शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान के नाम, तो प्रेस के जरिए भी उस खत को हमने पब्लिक कर दिया है और हमने तजवीज़ ये दी है कि स्टेट बैंक का जोर दिया जाए कि वो वफाकी शरई अदालत के फैसले के खिलाफ अपील वापस ले ले। और आज अखबारात में और मीडिया पे ये बात चल रही है कि वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल साहब ने तो नेशनल बैंक को कह दिया है कि वो अपील में ना जाए, तो ये खुशाइन बात है। और मैं समझता हूँ कि बेहतर तरीका यही होगा कि बजाय अपील में जाने के, अगर स्टेट बैंक के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं या कोई इबहामात हैं तो वो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के साथ शेयर किए जाएं और इस्लामी नज़रियाती कौंसिल उस पर गौर करेगी और यकीनन हम एक बेहतर हल निकाल लेंगे। सही। अच्छा सर, इस्लामिक बैंक्स मुल्क में पहले से ही काम कर रहे हैं और गुज़िश्ता कई सालों में आवाम का रुझान भी इस जानिब बढ़ा है, तो क्या इस्लामिक बैंकिंग की तर्ज पर मुल्की मईशत चलाना मुमकिन नहीं है? यकीनन इस्लामी बैंक्स बहुत कामयाबी के साथ जा रहे हैं, बल्कि बैरून मुल्क भी इस्लामी बैंक कायम हो गए हैं जहाँ पे मुसलमान अपना सरमाया इन्वेस्ट करते हैं और उसमें अकाउंट्स खोलते हैं। इसकी वजह से वहाँ पे इत्मीनान के साथ जो पैसा है, मुसलमानों की रकम है, सरमाया है, उसकी सर्कुलेशन होती है
और इस तरीके से आम आदमी को ट्रिकल डाउन इफेक्ट के जरिए उसका फायदा होता है। तो मैं समझता हूं कि अगर यहाँ भी हम उमूमी तौर पे बिलासूद माईशत को फरोग देने की कोशिश करें तो बड़े अच्छे इम्कानात हैं। और मैंने ये सुना है और बाखबर जराए से सुना है कि सीपैक के अंदर जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने भी ये माना है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन बिलासूद बेकारी के हवाले से है तो उसके लिए हम तैयार हैं। सही। अच्छा, मुक़बिला अयाज साहब बहुत शुक्रिया सर, आप साथ मौजूद थे। कामरान मुर्तज़ा साहब आपका भी बेहद शुक्रिया, आप दोनों मेहमानों का प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। अयाज साहब हम मेरे साथ प्रोग्राम के आगाज़ में मौजूद थे और जो स्पेकुलेशन इस वक्त चल रही हैं परवेज़ मुशर्रफ साहब के हवाले से, ये भी कहा जा रहा था कि वो पिछले 3 दिनों से रावलपिंडी के एक हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं। बहुत सारी स्पेकुलेशन, बहुत सारी बातें हो रही हैं, तो इसी पर ही मैं उनसे डिस्कस कर रही थी। अब उन्होंने इस बात को क्लियर किया है कि मुशर्रफ साहब इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। कन्फर्मेशन हारिस नवाज साहब की तरफ से आई है, क्योंकि वो प्रोग्राम में जब मौजूद थे तो वो कह रहे थे कि मैं 90% आपको बता रहा हूँ कि वो नहीं है, लेकिन अब उन्होंने 100% ये कन्फर्मेशन दे दी है कि मुशर्रफ साहब इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। जब वो आएंगे तो आर्मी उनको एयर एम्बुलेंस में यहाँ पर लेकर आएगी और वो तमाम लोगों को ऑब्वियसली जब वो आएंगे तो पता होगा। ये हारिस नवाज साहब ने मुझे अभी इन्फॉर्मेशन दी है जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। नाज़रीन से मुलाकात होगी कल, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।